वेल गैस, कहानी की शुरुआत में हम कंडक्टर टकाइची को देखते हैं जो जापान बुलेट ट्रेन में एज ए कंडक्टर काम करता था। और आज वो इंडस्ट्रियल विजिट के लिए आए। कुछ स्टूडेंट को जापान के बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी, एडवांटेज, अचीवमेंट और हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे। फिर सभी बच्चों को हायाबुसा 60 नाम के एक ट्रेन में बैठाकर उन्हें घुमाने के लिए ले जाया जाता है। इस ट्रेन में कांगा नाम के एक पॉलिटिशियन भी ट्रेवल कर रही थी। तभी उस ट्रेन में सफर कर रहे एक फेमस इन्फ्लुएंसर और रैटर की टक्कर एक मास्क वाले आदमी से हो गई, जिससे उसका फोन नीचे गिर गया। पॉलिटिशियन के पति ने रैटर का फोन उठाकर दिया और उसे हेलो कहा। तभी एक बच्चे ने पॉलिटिशियन को देखकर अपनी मम्मी से कहा कि मॉम, हमारे पीछे वाले सीट पर तो सुगर मॉमी वाली पॉलिटिशियन बैठी है। ये सुनते ही पॉलिटिशियन अपना मुंह छुपाने लगती है। अब हमें हायाबुसा 60 के ड्राइवर को दिखाया जाता है, जो कि एक औरत थी। उन्होंने सारे सिग्नल को एकदम ध्यान से चेक किया और फिर ट्रेन को आगे बढ़ाया। ये ट्रेन टोक्यो जाने वाली थी और रास्ते में पड़ने वाले सभी इंटरमीडिएट स्टेशनों पर रुकने वाली थी। तभी जापान के इस रेलवे कंपनी के हेडक्वार्टर में एक कॉल आया, जिसमें एक आदमी ने बताया कि मैंने हायाबुसा 60 में बॉम्ब लगाया है। जैसे ही ट्रेन की स्पीड 100 से कम होगी वो बॉम्ब फट जाएगा। लेकिन हेडक्वार्टर में मौजूद सभी लोगों को ये एक प्रैंक कॉल लगता है। लेकिन तभी एक मालगाड़ी में ब्लास्ट होता है, जिसके बाद जनरल मैनेजर हेडक्वार्टर की तरफ भागते हुए अपनी टीम से कहते हैं कि ये केस तो बिल्कुल 109 बॉम्बर वाले केस की तरह है। फिर उन्होंने कंट्रोल रूम में कमांडर कसागी को फोन करके उन्हें सारी बात बताई, जिसके बाद कमांडर ने अपने सभी स्टाफ से कहा कि हायाबुसा 60 के रास्ते में पड़ने वाले सारे स्टेशनों को खाली करवा दो और ट्रेनों को बंद करवा दो। फिर उन्होंने ट्रेन ड्राइवर को कॉल करके उनसे कहा कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आप जिस ट्रेन को चला रही हो उसमें बॉम्ब है। अगर ट्रेन की स्पीड 100 से कम हुई तो ट्रेन में ब्लास्ट हो जाएगा, इसीलिए ट्रेन किसी भी स्टेशन पर रुकनी नहीं चाहिए। फिर उन्होंने ड्राइवर से एटीसी को तुरंत बंद कर देने को कहा और ट्रेन को 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ले जाने को कहा। कमांडर ड्राइवर को भरोसा दिलाते हैं कि हम इस मुसीबत का हल निकाल लेंगे। इसके बाद ड्राइवर सबसे पहले ट्रेन की स्पीड को कम करती है और फिर एटीसी डिसेबल कर देती है। वैसे एटीसी का मतलब ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम होता है, जो स्टेशन आने पर ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है। इसके बाद कमांडर कंडक्टर टकाइची को भी सारी बात बताते हैं। वो कहता है कि ये बात पैसेंजरों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ट्रेन में सवार उन स्टूडेंट की टीचर बार बार अपने एक स्टूडेंट योजुकी को देखे जा रही थी। तभी कंडक्टर ने मैक में अनाउंस करके सभी को बताया कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये ट्रेन आगे आने वाले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। इधर कमांडर हायाबुसा 60 के रास्ते में पड़ने वाले सारे ट्रेनों को बंद करवाने और स्टेशनों से लोगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करवा दिया था। लेकिन जनरल मैनेजर और स्पेशल टीम को ये डर था कि कहीं स्टेशन करीब आने पर ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटिक इनेबल ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो ट्रेन को रोक देगी और फिर ट्रेन में ब्लास्ट हो जाएगा। मगर ऐसा होता नहीं। जैसे ही एक इंटरमीडिएट स्टेशन आता है, ट्रेन बिना स्लो हुए स्टेशन से आगे बढ़ जाता है। तभी हेडक्वार्टर में एक कॉल आता है। कॉल टेररिस्ट का था। उसने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं हायाबुसा 60 के बॉम्ब को डिफ्यूज कर दूं, तो इसके बदले में मुझे 100 बिलियन यान चाहिए। जिस पर जनरल मैनेजर ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा है, इतनी जल्दी हम इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे। टेररिस्ट ने बताया कि अगर जापान का हर आदमी बस 1000 यान देता है तो पैसों का इंतजाम तुरंत हो जाएगा, और ये जरूरी है कि पैसे जापान का हर आदमी दे। तभी हेडक्वार्टर में प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइजर भी पहुंच गए। उन्होंने आते ही सभी से कहा कि हम आतंकवादियों के साथ निगोशिएट नहीं करते। फिर उन्होंने सभी पैसेंजर को ये बात बता देने को कहा कि उनके ट्रेन में बॉम्ब है। जिस पर कमांडर कहते हैं कि अगर ऐसा किया तो पूरे ट्रेन में भगदड़ मच जाएगी। कमांडर के ऑब्जेक्शन से एडवाइजर नाराज हो गए। फिर उन्होंने कमांडर से कहा कि तुम्हें जैसा कहा जा रहा है वैसा ही करो, यहाँ पर सारे फैसले मैं लूंगा। 5.5 घंटे में ट्रेन टोक्यो पहुँच जाएगी। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि ट्रेन में मौजूद पैसेंजर्स बॉम्ब को डिफ्यूज करने में हमारी मदद कर सके। कमांडर ने ये बात जूनियर कंडक्टर से बताया और उससे कहा कि अगर उन्होंने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। जिसके बाद वो अनाउंस कर देते
देते हैं कि उनके ट्रेन यानी हायाबुसा 60 में बॉम्ब प्लान किया गया है, जिससे ट्रेन में पूरा तनाव का माहौल बन जाता है। कुछ लोग कंडक्टर से आकर लड़ने लगे। तभी पॉलिटिशियन का पति उससे कहता है कि स्कैंडल से लोगों का ध्यान हटाकर लाइमलाइट लेने का अच्छा मौका है। जिसके बाद उन्होंने आगे आकर सभी को शांत होने को कहा, जिस पर एक आदमी उससे कहता है कि ओए सुगर मामा, तुम अपने काम से काम रखो, जिससे पॉलिटिशियन और उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। मगर कंडक्टर सभी को शांत करवाते हैं और उन्हें उनके सीट पर जाकर बैठने की रिक्वेस्ट करते हैं। इधर चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि हम आतंकवादियों के साथ कोई भी समझौता नहीं करते, ये हमारे पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि ये दूसरे आतंकवादियों को बढ़ावा देता है। जिसके बाद हेडक्वार्टर में फिर से उस टेररिस्ट का फोन आता है। उसने बोला कि तुम लोग ये न्यूज में क्या बकवास कर रहे हो, अगर जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम नहीं किया तो ट्रेन में ब्लास्ट हो जाएगा, और भूलना मत मुझे जापान के हर आदमी से 1000 यान चाहिए। तभी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर ने उससे बात करने की कोशिश की और कहा कि इतनी जल्दी में ये सब करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसने फोन ही काट दिया। फिर एकदम से सारे न्यूज का सर्वर हैक हो जाता है और सभी न्यूज पर हायाबुसा 60 पर बॉम्ब लगाने का वीडियो आने लगता है। वीडियो में एक वॉइस ओवर भी था, जिसमें वो टेररिस्ट सभी से कह रहा था कि बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कीमत है 100 बिलियन यान, और ये पैसा जापान का हर एक आदमी देगा। इस वीडियो को देखकर पूरे ट्रेन में भागा दौड़ी मच गई। सभी डरे हुए थे, सिवाय उस मास्क वाले आदमी और युजुकी के। उन्हें जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। तभी कमांडर के लिए एक नया चैलेंज सामने आ गया था। दरअसल हायाबुसा 60 के रास्ते में पड़ने वाली एक ट्रेन खराब हो गई थी। वक्त बहुत कम था, इसीलिए कमांडर फैसला करते हैं कि वो जल्द से जल्द दूसरे ट्रैक को खाली करेंगे और हायाबुसा 60 को दूसरे ट्रैक पर शिफ्ट करेंगे, ताकि वो दूसरे ट्रेन से न टकरा जाए। लेकिन दूसरे ट्रैक पर भी एक ट्रेन थी और अब उसे हायाबुसा 60 के उस ट्रैक पर आने से पहले पीछे आना था। इसीलिए कमांडर ड्राइवर को स्पीड एकदम 102 पर ले आने को कहते हैं, ताकि दूसरा ट्रेन आराम से निकल जाए। ड्राइवर स्पीड 102 पर ले आती है, लेकिन जब ड्राइवर ने ट्रैक चेंज किया तो उनकी दूसरी ट्रेन के साथ हल्की सी टक्कर हो गई, लेकिन वो बच गए और आगे बढ़ गए। जिसके बाद कमांडर ने ड्राइवर से वापस स्पीड 120 पर कर देने को कहा। फिर वो रैटर कंडक्टर से उसकी मैग को लेकर अनाउंस करके सभी पैसेंजरों से कहता है कि सरकार हमारी मदद नहीं कर रही, इसीलिए अब हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। इसके लिए मैंने एक वेबसाइट बनाया है, जिसमें हम डोनेशन करवाएंगे और फिर उन पैसों को उस टेररिस्ट को दे देंगे, जिससे हमारी जान बच जाएगी। जिसके बाद सभी उसके अकाउंट में पैसे डालने लगते हैं। ट्रेन में मौजूद सभी लोग रील्स बनाकर राइटर के वेबसाइट पर पैसे डालने की रिक्वेस्ट करते हैं। अब हमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दिखाया जाता है। उन्हें ये पता चला था कि ठीक एक ऐसा ही केस 1975 में भी हुआ था। तब में और अब में बस पैसों का ही डिफरेंस है। इधर राइटर कुछ न्यूज वालों को अपना इंटरव्यू दे रहा था। न्यूज एंकर ने उससे कहा कि तुम सरकार की नीतियों का उल्लंघन कर रहे हो और लोग कह रहे हैं कि तुमने कलेक्शन के पैसे भी चुराए। राइटर कहता है कि मैंने सारे पैसों का हिसाब वेबसाइट पर ओपन रखा है, अगर किसी को मुझ पर शक है तो वो जाकर चेक कर सकता है। साथ ही उसने डोनेशन कंटिन्यू रखने की भी अपील की। जिसके बाद पॉलिटिशियन राइटर के पास आती है और उससे कहती है कि बिना सोचे समझे लिया हुआ कोई भी फैसला हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मगर राइटर उससे कहता है कि आप एक पार्लियामेंट मेंबर है ना, आप अपनी पावर से हमें फंड जुटाने में मदद क्यों नहीं करती। लेकिन वो नहीं मानती। तभी ट्रेन में बैठे कुछ बच्चों ने उस मास्क वाले आदमी को पहचान लिया। उसका नाम गोटो था। वो बच्चे उससे कहते हैं कि तुम्हें लोगों ने हमारे रील से पहचान लिया। वो चाहते हैं कि अब तुम इस ट्रेन हादसे में मर जाओ, इसीलिए बहुतों ने तुम्हारी वजह से डोनेट करने से मना भी कर दिया। दरअसल गोटो एक पायलट था और उसके हेलीकॉप्टर क्रैश में 9 बच्चों की मौत हो गई। इसीलिए उन लड़कों और गोटो के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद कंडक्टर आकर उसे छुड़ाते हैं। मगर उन लड़कों के हरकतों से गोटो इतना गुस्सा हो गया था कि अब उसे मर जाना था, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद लोग उसे बहुत परेशान करने लगे थे। इसीलिए उसने युजुकी से इमरजेंसी बटन को दबा देने को कहा, तो उसने जाकर वो बटन
बटन दबा दी। सभी डर गए, लेकिन ट्रेन नहीं रुकता, क्योंकि ऐसा करने पर पहले ड्राइवर को नोटिफिकेशन मिलता है और फिर ड्राइवर ही ट्रेन को रोक सकता है। फिर यूजुकी ने कंडक्टर से पूछा कि जिस इंसान की वजह से सभी की जान खतरे में है, उसे बचाकर आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो वो कहते हैं कि सबको सुरक्षित रखना ही हमारा काम है। दूसरी तरफ कमांडर एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो सारे पैसेंजर को आगे के डब्बों में शिफ्ट करेंगे और फिर ट्रेन के आधे कोचेस को ट्रेन से अलग कर दिया जाएगा। फिर पीछे से एक रेस्क्यू ट्रेन आएगी और उसे वो हायाबुसा 60 से कनेक्ट कर देंगे, जिसके बाद वो सारे पैसेंजर और क्रू को रेस्क्यू ट्रेन में ट्रांसफर करके उसे वापस से हायाबुसा से अलग करके वहां से निकल जाएंगे, जिससे हायाबुसा की स्पीड स्लो हो जाएगी और उसमें ब्लास्ट हो जाएगा और सभी पैसेंजर की जान बच जाएगी। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि ये सब उन्हें चलते हुए ट्रेन में करना था, वो भी 120 की स्पीड पर। अब हायाबुसा 60 को टोक्यो पहुँचने में सिर्फ 410 किलोमीटर की दूरी रह गई थी। तभी कमांडर कंडक्टर को फोन करके उसे अपना प्लान बताते हैं। पैसेंजरों को जब ये बात बताई जाती है तो वो बहुत खुश होते हैं। इसके बाद कंडक्टर ने इलेक्ट्रीशियन और कुछ स्टाफ मेंबर के साथ मिलकर ट्रेन के आधे कोचेस को अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सारे वायर्स को अलग किया गया। फिर ट्रेन के फ्लोर को खोलकर 2 डब्बों को जोड़ने वाली वोल्ट अलग की जाती है। लेकिन ये काम कंडक्टर के अकेले का बस का नहीं था। जिसके बाद ट्रेन में मौजूद एक इलेक्ट्रीशियन उनकी मदद करते हैं। फिर बोल्ट को खोलकर ट्रेन के आधे कोचेस को अलग कर दिया जाता है। ट्रेन का आधा हिस्सा जैसे ही अलग होता है, उसकी स्पीड स्लो होने की वजह से उसमें ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन बाकी का इंजन साइड वाला हिस्सा अपना स्पीड बरकरार रखता है। किसी को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि सारे पैसेंजर को पहले ही ट्रेन के आगे के साइड शिफ्ट कर लिया गया था। इसके बाद रेस्क्यू के लिए 5060B नाम की एक दूसरे ट्रेन को हायाबुसा 60 के ट्रैक पर पीछे से भेजा जाता है, जिसका आधा कोच पहले से खुला हुआ था। फिर उसे 120 के स्पीड पर लाकर हायाबुसा 60 से कनेक्ट करने के लिए उस पर फुट प्लेट लगाया गया। साथ ही पैसेंजर के सेफ्टी के लिए दोनों ट्रेनों के बीच वायर्स की रेलिंग भी लगाई गई। इसके बाद रेस्क्यू टीम एक एक करके सभी पैसेंजरों को हायाबुसा से रेस्क्यू ट्रेन में शिफ्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी हायाबुसा 60 का ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम ऑन हो जाता है और ब्रेक लग जाती है। स्पीड स्लो होने लगती है और रेस्क्यू ट्रेन आकर हायाबुसा से टकरा जाती है। लेकिन ड्राइवर जल्दी से मैनुअली ही स्पीड को बढ़ा देती है, जिससे दोनों ट्रेनों के बीच का ब्रिज टूट जाता है और कुछ लोग हायाबुसा 60 में फंस जाते हैं। लेकिन इस एक्सीडेंट में कंडक्टर फूजी बुरी तरह से घायल हो चुका था और अब ट्रेन में बस 9 लोग ही रह गए थे। हेडक्वार्टर में कमांडर बताते हैं कि हमें 340 लोगों को बचा लिया है, लेकिन अभी भी 9 लोग फंसे हुए हैं। मगर ये सुनते ही प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि अब हमें बस एक और बार रेस्क्यू ऑपरेशन करना होगा। तभी एक लेडी कमांडर उन्हें बताती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दोबारा उसी रेस्क्यू ऑपरेशन को कर सके। ट्रेन बस टोक्यो पहुंचने ही वाली है। फिर यूजुकी अपने पेरेंट से बात करने के लिए दूसरे कोच में चली जाती है, जिसके बाद वो दूसरे कोच में जाकर अपने डैड को कॉल करती है और बताती है कि डैड, मैं हायाबुसा 60 में हूँ। यूजुकी के डैड कहते हैं कि बेटा, ये वही लोग हैं जिन्हें मैंने मारा था। ये हमसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं एक एक को ढूंढ कर मार दूंगा। इधर हेडक्वार्टर में प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर कहता है कि अगर धमाका टोक्यो स्टेशन पे हुआ तो पूरे जापान को बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसीलिए हमें टोक्यो स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन को रोक देना चाहिए। अगर इतने बड़े नुकसान से बचने के लिए हमें 9 लोगों की कुर्बानी देनी भी पड़ती है तो क्या फर्क पड़ता है। मगर कमांडर एडवाइजर की बात सुनते ही उसे मारने के लिए कूद पड़ते हैं। जिसके बाद कमांडर एक दूसरा प्लान बनाते हैं, जिसमें वो एक नया ट्रैक लगाकर हायाबुसा 60 को टोक्यो स्टेशन से बिना रुके आगे लेकर जाएंगे। इधर यूजुकी के डैड कहते हैं कि मैं उन कुत्तों को ढूंढ कर मार दूंगा, जैसा मैंने उन लोगों को पहले मारा था। जिस पर यूजुकी ने कहा कि आप उसे नहीं मार सकते, क्योंकि एक आतंकवादी को मारना आपके बस की बात नहीं, क्योंकि वो आतंकवादी मैं हूँ। मैंने इस ट्रेन में बॉम्ब लगाया। यूजुकी कहती है कि मैं आपके झूठे कहानियों से तंग आ चुकी थी। मैं जानती थी आपने उस बॉम्बर को नहीं मारा, बल्कि उसने खुद अपनी जान ले ली। डैड चिल्लाते हैं कि क्या बकवास कर रही हो,
तो वो कहती है कि मैं आपसे तंग आ चुकी हूँ, इसीलिए मैंने सब खत्म करने का डिसाइड किया। फिर वो अपने डैड से कहते हैं कि जरा पीछे मुड़कर तो देखिए। डैड जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, यूजुकी अपने डैड के साथ साथ पूरे घर को ब्लास्ट कर देती है। इसके बाद वो ट्रेन में बचे बाकी सभी लोगों के सामने जाकर उनके सामने हेडक्वार्टर में कॉल करती है और कहती है कि बुलेट ट्रेन में बॉम्ब मैंने ही लगाया है और मैंने अभी उसी बॉम्ब से अपने बाप को मार दिया, और अब अगर तुम ट्रेन के बॉम्ब को डिफ्यूज करना चाहते हो तो मुझे मार दो। जनरल मैनेजर ने पूछा कि ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें पैसे चाहिए थे तो अपने बाप को क्यों मारा? जिस पर यूजुकी ने बताया कि मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया, मुझे इंसानियत देखनी थी, कोई किसी का सगा नहीं है, अगर होता तो अब तक पैसे दे देते, अब अगर बॉम्ब को डिफ्यूज करना चाहते हो तो मुझे मार दो। मेरे बॉडी में एक हार्ट मॉनिटरिंग डिवाइस फिट किया गया है मुझे मेरी बीमारी से बचाने के लिए, अगर मैं मर गई तो कंप्यूटर मेरे हार्ट को मॉनिटर नहीं कर पाएगा और फिर फोन एक ऐप पर सिग्नल भेजकर बॉम्ब को डिफ्यूज कर देगा। इसके बाद वो फोन काट देती है। तभी एक आदमी आकर जनरल मैनेजर को बताते हैं कि 109 के बॉम्बर को मारने वाला ऑफिसर त्सुतोमू को किसी ने बॉम्ब से उड़ा दिया। इधर सुजुकी की मैम अब उससे डरने लगी थी। अब सभी के दिमाग में एक ही आइडिया था कि उनमें से कौन यूजुकी को मारेगा। रैटर पैलेट से कहता है कि तुमने 9 लोगों को मारा था, अब उसे मार कर 9 लोगों की जान बचा सकते हो, इससे तुम्हारा पाप धुल जाएगा। मगर वो नहीं मानता तो रैटर पॉलिटिशियन से कहता है कि वैसे ऐसे मामलों में नेता लोग अपने हाथ गंदा करने से नहीं कतराते, जिस पर उन लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है, मगर फिर कंडक्टर उन्हें फिर से छुड़ाता है। इधर एक आदमी जनरल मैनेजर को बताता है कि केस 109 के आतंकवादियों को त्सुतोमू ने नहीं मारा था, बल्कि आतंकवादियों ने पुलिस के हाथ लगने से पहले खुद को उड़ा दिया। लेकिन उस वक्त अधिकारियों ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए और अपना नाम कमाने के लिए सभी से कहा कि त्सुतोमू ने उस आतंकवादी को मारा है। तभी जनरल मैनेजर को लगा कि इतने सारे बॉम्ब बनाना और उन्हें मॉनिटर करना एक अकेले स्कूली लड़की के बस की बात नहीं। इधर टोक्यो स्टेशन से थोड़ी दूरी पर ट्रैक एक्सट्रैक्शन का काम तेजी से शुरू कर दिया गया था ताकि ट्रेन टोक्यो स्टेशन पर बिना रुके आगे निकल सके। दूसरी तरफ एक ऑफिसर को यूजुकी का इंस्टाग्राम आईडी हैक करने के बाद उन्हें एक आदमी के बारे में पता चला जिससे यूजुकी बॉम्ब बनाने के बारे में बातें किया करती थी। उन्होंने जल्द उस आदमी के बारे में पता भी लगा लिया जो एक मैनिंग फील्ड में ब्लास्टर का काम करता था। जिसके बाद पुलिस की पूरी टीम मसतोशी नाम के उस आदमी के पास पहुंच गई और उसे पकड़ लिया। इधर ट्रेन में कंडक्टर फूजी ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो गया था, जिसके बाद कंडक्टर जाकर यूजुकी से कहते हैं कि उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, वो अच्छा इंसान है, प्लीज ट्रेन रुकवा दो। जिस पर उसने जवाब दिया कि उसके लिए मुझे मारना पड़ेगा, चलो जल्दी से मार कर मेरा काम तमाम कर दो। लेकिन कंडक्टर उससे कहते हैं कि नहीं, मैं ये हरगिज नहीं करूंगा। वहीं हेडक्वार्टर में जो कमांडर का दूसरा प्लान था, मतलब कि टोक्यो स्टेशन पर एक दूसरा ट्रैक लगाकर ट्रेन को टोक्यो स्टेशन से आगे लेकर चले जाने का, उसे प्राइम मिनिस्टर ने कैंसिल करवा दिया क्योंकि ट्रैक वक्त पे कंप्लीट नहीं होने वाला था। इसीलिए उन्हें अब ट्रेन को टोक्यो स्टेशन से पहले ही रोक देने का सख्त आदेश मिलता है, जिससे सभी का दिल पिघल जाता है। कमांडर भारी मन से ये खबर कंडक्टर को देते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर में हम ट्रेन का रोकने का आदेश देंगे। जिसके बाद कंडक्टर जाकर सीधे यूजुकी का गला दबा देता है, लेकिन फिर वो उसे गले लगाकर रोने लगता है और उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। यूजुकी भी बहुत रोती है जैसे वो भरी पड़ी थी। इधर मसतोशी यानी कि वो इंसान जिसने यूजुकी को बम बनाना सिखाया था, उसने वीडियो कॉल पर जनरल मैनेजर को बताया कि इसमें बेचारी बच्ची की कोई गलती नहीं। उसके माँ के मरने के बाद उसका बाप उसे बहुत मारता था, उसके साथ जानवरों की तरह सलूक करता था, वो उसे मनहूस भी कहता था और अपनी झूठी बहादुरी की कहानियाँ सुनाया करता था। एक बिना माँ की बच्ची के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है। फिर जनरल मैनेजर ने पूछा कि 109 का बॉम्बर जिसे त्सुतोमू मारने का दावा करता था वो तुम्हारा बाप था ना? वो बताता है कि हाँ, मैंने बच्ची को बॉम्ब इसलिए दिया क्योंकि मैं बस उसके बाप से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसने मेरे बाप को मारने का और बुलेट ट्रेन को बचाने का झूठा दावा किया था। उसने मेरे बाप के सुसाइड का मजाक बनाकर खूब तारीफें और मेडल जीती। वहीं कमांडर अब उन्हें रुकने के लिए फाइनल कमांड देने वाले थे, लेकिन तभी जनरल मैनेजर वहां आते हैं। उन्हें मसतोशी से बात करके ये पता लग गया था कि कौन से कोचेस में बॉम्ब बचे हैं। उनके बातों को सुनते ही कमांडर के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने प्लान बनाया कि वो चलती ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर स्विच करेंगे, लेकिन जब आधी ट्रेन
ट्रेन दूसरे ट्रैक पर चली जाएगी तो वो वापस से स्विच पहले ट्रैक पर कर देंगे, जिससे आगे की इंजन वाली ट्रेन पीछे के डब्बों को तोड़कर आगे चली जाएगी और आगे चलकर उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और पीछे 2 डिब्बे बचेंगे। उनमें बॉम्ब नहीं था तो सारे पैसेंजर उसमें चले आएंगे और सभी बच जाएंगे। ये सब पॉसिबल इसलिए लग रहा था क्योंकि ट्रेन की स्पीड 120 की होगी तो डब्बे के अलग होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, लेकिन ये उतना ही जानलेवा भी था। मिनिस्टर को ये सब नामुमकिन लगता है, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा प्लान भी नहीं बचा था, इसीलिए उन्हें परमिशन देनी ही पड़ती है। कमांडर अपने प्लान पर काम करना स्टार्ट करते हैं और कंडक्टर को सारा प्लान बताने के बाद उन्हें पीछे के डब्बे में ज्यादा से ज्यादा गद्दे और सॉफ्ट चीजें इकट्ठा करने को कहते हैं, जिसके बाद सभी पैसेंजर पूरे ट्रेन से गद्दे और हेडरेस्ट को निकालकर उन्हें पीछे के डब्बों में भरने लगे। इसके बाद वो ड्राइवर से जाकर कहते हैं कि तुम ट्रेन के ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम को ऑन करके हमारे साथ चलो। दूसरी तरफ जहां ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला था वह एक्सीडेंट का इम्पैक्ट कम से कम करने के लिए सारा इंतजाम शुरू कर दिया जाता है। सभी लास्ट डब्बे में आ गए थे। युजुकी की मैडम उसे भी लास्ट डब्बे में ले आती है। इसके बाद सभी खुद को रस्सी से बांध लेते हैं। रास्ते में एक हॉल्ट पर सभी इंजीनियर स्विच को चेंज करने के लिए भी पहुंच चुके थे। सभी की नजर मॉनिटर पर थी। फिर जैसे ही ट्रेन वहां आती है वो लोग स्विच को नॉर्थ की तरफ करते हैं और जब आधी ट्रेन जितने में बॉम्ब लगी हुई थी वो ट्रैक के दूसरे तरफ चली जाती है तो वो जल्दी से स्विच से ट्रैक सीधी कर देते हैं, जिससे बीच का एक डब्बा दोनों ट्रेन के बीच घिसते हुए आगे जाता है और आगे के डब्बों से अलग होकर एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इंजन के अलग होते ही उसमें ऑटोमेटिक ब्रेक लग गया और आगे चलकर उसमें ब्लास्ट हो गया, मगर पीछे के डब्बे जिसमें लोग थे वो घिसते हुए ट्रैक पर आगे बढ़ने लगी और उसका भी बहुत ही हैवी एक्सीडेंट हुआ और वो जाकर उन वाटर वॉल से टकरा गई जिसे उसे रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद उस ट्रेन में लोगों की बचने की चांसेस बहुत कम थी। रेस्क्यू टीम जब ट्रेन के पास जाते हैं तो उन्हें किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देती, मगर जब वो ट्रेन को काटकर अंदर घुसते हैं तो वह सभी सही सलामत थे, जिससे कमांडर की जान में जान आती है। वो जल्द से ट्रैक को ठीक करके बाकी के ट्रेनों की सर्विस वापस से शुरू करवाने का आदेश देते हैं। फूजी को हॉस्पिटल ले जाया गया और युजुकी को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने साथ ले गए। फिर उन्होंने उसे रैटर का वो वेबसाइट दिखाया जिस पर 100 बिलियन यान लोगों ने डोनेट कर दिया था। ऑफिसर बताते हैं कि ये दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम सोचती हो। वहीं कंडक्टर को अपने सभी यात्रियों को जिंदा देखकर बहुत खुशी होती है। सभी उसे शाबाशी भी देते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों 2 दिन पहले मैंने एक बहुत ही अच्छी जापानीज मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था जिसमें मैंने एक पेनिस गॉड की कहानी बताई है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिए जा रहे लेफ्ट साइड वाले लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।